हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी में से एक अप्लाइड एस्पेक्ट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड फिजियोलॉजी। हाई ऑल्टीट्यूड फिजियोलॉजी मतलब अगर कोई ह्यूमन बीइंग अगर सी लेवल से ऊंची हाइट के ऊपर अगर ट्रैवल करे, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग है, तो क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में, क्या क्या डिलीटेरियस इफेक्ट हो सकती है, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मोर स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव्स हम जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी एमबीबीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, एक्लीमेटाइजेशन क्या है, बहुत बार ये 5 मार्क्स क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछता है। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एक्यूट माउंटेन सिकनेस, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, फिर उसी तरह क्रोनिक माउंटेन सिकनेस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा और भी कुछ रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्टिव्स हम ध्यान में रखते हुए आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो हाई ऑल्टीट्यूड फिजियोलॉजी। सो हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि हाई यानी कि ऊपर, तो सी लेवल से कितने ऊपर को हाई ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन पे आते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड आखिर कहते किसको है। तो अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो देखिए ये जनरल डायग्राम है जो सी लेवल से ऊपर क्या क्या चीज़ें होते हैं। फॉर एग्जांपल सिटीज़ हैं, तो बात सिटीज़ जो है 300 फीट पे से दिल्ली है, बेंगलुरु 2900 फीट पे है, तो ये जो है एल्टीट्यूड सी लेवल से इतना ऊपर है। फिर आते हैं हिल स्टेशंस। ओके, जैसे कि ऊटी है, तकरीबन 7350 फीट जो है सी लेवल से ऊपर है। ठीक है, उसी तरह ये हाई अल्टीट्यूड यानी कि 4900 से लेके 11500 यानी कि तकरीबन 5000 से 11,500 फीट की ऊंचाई को हम हाई अल्टीट्यूड कहते हैं। फिर उसके बाद आता है वेरी हाई अल्टीट्यूड। वेरी हाई अल्टीट्यूड जैसे केदारनाथ है और लेह है 11,900 फीट पर। फिर उसके बाद आता है एक्सट्रीमली हाई अल्टीट्यूड जो कि 18,000 फीट के ऊपर होता है। तो यहाँ तक 18,000 फीट तक जो है इंसान जो है नॉर्मल ऑक्सीजन ले पा सकता है या सर्वाइव हो सकता है। उसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी कि डेथ जोन, जो कि माउंट एवरेस्ट का जो टॉप पीक है 29,000 फीट है तकरीबन। ठीक है, तो वहाँ पर विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तक फिर भी बॉडी जो है अपना अडॉप्ट कर सकती है लो ऑक्सीजन के लेवल पर भी। ठीक है, तो इसी के बारे में आज के इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा हाई ऑल्टीट्यूड क्या है। हाई ऑल्टीट्यूड बेसिकली सी लेवल से जब हम ऊपर असेंड होते हैं, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग पे या कहीं भी सी लेवल्स के ऊपर जाएं, तो क्या क्या चेंजेस होती हैं बॉडी में, तो वो चेंजेस हाई अल्टीट्यूड फिजियोलॉजी में हम डिस्कशन करते हैं। तो पहली बात, प्रॉब्लम क्या है ऊपर जब असेंड करते हैं या माउंटेन पे जब जाते हैं, तो मेजर प्रॉब्लम क्या होता है। तो जैसे आपको पता होगा सी लेवल पे बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ओके, बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे, जैसे ही कोई असेंड करता है यानी कि माउंटेन के ऊपर जाता है, कुछ हाई हो जाता है, तो ये बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है यानी कि गिरता है। एग्जांपल आपको इस टेबुलर कॉलम में यहाँ पे देख पाएंगे। अगर कोई 10,000 फीट ऊपर जाता है यानी कि तकरीबन 3000 मीटर सी लेवल के अगर ऊपर जाते हैं, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है 523 मिलीमीटर हो जाता है, इतना कम हो जाता है। ठीक है, अगर सी लेवल पे 760 मिलीमीटर बैरोमेट्रिक प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है तकरीबन 159 मिलीमीटर होता है। 159 मिलीमीटर कैसे हुआ, क्योंकि तकरीबन 21% जो है ऑक्सीजन होता है। जो टोटल गैसेस में से नाइट्रोजन है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से सम ऑफ द टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। ओके, तो वो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से जो है टोटल
पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस जो होती हैं वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर के हिसाब से। तो इसका जो 21% है तकरीबन जो है 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन। सो सी लेवल पे अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर 760 मिलीमीटर है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन 159 मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर हाई ऑल्टीट्यूड में 10,000 फीट पे ये बैरोमेट्रिक प्रेशर रिड्यूस होता है तो इसका 21% होता है 110, यानी कि अवेलेबल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है एटमॉस्फेयर में। उसी तरह अगर 20,000 फीट पे देखें हम तो बैरोमेट्रिक प्रेशर 349 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, तो अवेलेबल ऑक्सीजन यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन दी एयर जो एटमॉस्फेयर में होता है वो 73 होता है। तो सी लेवल पे 159 या 20,000 फीट पे 73, तो ऐसे ही ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही कोई अप जाता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन का एटमॉस्फेयर का ये डिक्रीज होता है। तो ये अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे लंग्स में कम हो गया। तो हम इसको डिस्कशन करने के लिए आपको मैं एक ब्रॉड आउटलाइन बताता हूँ। तो आपको मैं एक रफ डायग्राम बताता हूँ लंग्स का। पहले नॉर्मल देखते हैं, फिर उसके बाद ये हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, ठीक है। तो एक रफ लाइन डायग्राम के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए एक लंग्स का एक रफ लाइन डायग्राम मैं उतार रहा हूँ। तो नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेरिक एयर दैट इज सी लेवल पे देखिए 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। तो जैसे ये ऑक्सीजन अंदर आता है लंग्स में, ट्रेकिया के यानी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रेकिया, ब्रोंकस, इसके थ्रू आता है तो ये वाटर वेपर यहाँ पे और एक गैस मिल जाती है, ये ह्यूमिडिफाई हो जाता है। तो ये मिलने से अल्टीमेटली जब ये अल्वियोलाई तक पहुँचता है, ओके, लंग्स का जो एयर पॉकेट से अल्वियोलाई तक पहुँचता है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन यहाँ पे अल्वियोलाई में होता है, कितना होता है 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन अल्वियोलाई में 104 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर वेपर जिसका पार्शियल प्रेशर तकरीबन 47 मिलीमीटर होता है तो वो भी एक जुड़ जाता है। तो टोटल प्रेशर ऐसे जो ह्यूमिडिफाइड एयर का लंग्स में जो है अल्वियोलाई में जो है ब्रीदिंग एयर में 104 मिलीमीटर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्टीरियल ऑक्सीजन, फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं गैसेस का। यही ऑक्सीजन जब पल्मोनरी कैपिलरीज से जब एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के ज़रिए, तो जब ये आर्टरीज यानी कि आर्टीरियल एंड पे आता है, यानी कि जो लेफ़्ट साइड में से जो पंप होता है, यानी कि लेफ़्ट आर्टरी, इसमें यहाँ से जो पल्मोनरी सर्कुलेशन से जो है अल्टीमेटली जो है पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड जाता है, फिर उसके बाद लेफ़्ट आर्टरी लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है आयोटा, आर्च ऑफ दी आयोटा से जाके दूसरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो ठीक है, तो जब यह मेन आर्टीरियल ब्लड में सैचुरेशन कितना होता है 97%, ओके, सैचुरेशन 97%, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन अगर हम देखें आर्टीरियल ब्लड में जो कि अराउंड 95 मिलीमीटर से लेके 100 मिलीमीटर तक मर्क्यूरी तक होता है। तो इसी तरह नॉर्मली देखिए आप एटमॉस्फेयर से ब्लड तक कैसे ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो है ड्रॉप होता है। एटमॉस्फेयर में 159 है, जब ये लंग्स में अल्वियोलाई पे 104 है और ब्लड में 95 तक रहेगा। हाँ, या सैचुरेशन 90%। सैचुरेशन माने हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कि SpO2 जैसे आप देखते हो कि पल्स ऑक्सीमीटर में उसमें, तो एग्जैक्टली सैचुरेशन का माने क्या है कि कितना ऑक्सीजन जो है आउट ऑफ 100% अवेलेबल हीमोग्लोबिन में कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, यानी कि सैचुरेट होता है। तो नॉर्मली 97% जुड़ जाता है, ठीक है। टोटल हीमोग्लोबिन मान लीजिए अगर 100% है तो उसमें से 97% हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। सो नॉर्मली द ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है आर्टीरियल ब्लड में 97% होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। नाउ ये थी नॉर्मल चीज़। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है, जब हम हाई ऑल्टीट्यूड को जाते हैं तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन है जो कि एटमॉस्फेयर में है वो कम हो जाता है। जैसे हम असेंड होते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ जाती है 10,000 फीट पे, तो ये 159 के बजाय 110 हो जाएगा, फिर उसके बाद 20,000 फीट पे जो है 73 हो जाएगा। तो जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपके लंग्स में अल्वियोलाई में कम मिलेगा। अगर ये लंग्स में कम मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ब्लड में भी कम होगा ऑक्सीजन कंटेंट या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड में कम होने की वजह से
कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे बॉडी में, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हम वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो आते हैं आज की पहली टॉपिक एक्लिमेटाइजेशन के बारे में, ठीक है। एक्लिमेटाइजेशन क्या है? तो जैसे ही कोई असेंड होता है तो हमारे बॉडी में कुछ कंपनसेटरी या डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड को एडजस्ट करते हैं। तो वो जो डिफेंस या फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में हाई ऑल्टीट्यूड में जाने के बाद, ताकि हम लो ऑक्सीजन, जो बाहर का जो लो ऑक्सीजन कंटेंट है उससे भी हम सर्वाइव हो सके, तो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं हमारी लंग्स में, हार्ट में, सेल्स में, आरबीसीज में। तो ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो एडजस्टमेंट टू हाई अल्टीट्यूड जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। सो अगर हम एक्लिमेटाइजेशन का अगर हम डेफिनेशन में आते हैं, एक्लिमेटाइजेशन किसको कहते हैं? बेसिकली ये एडजस्टमेंट टू हाई अल्टीट्यूड, ठीक है, या अडाप्टेशन टू हाई अल्टीट्यूड। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू अडॉप्ट टू हाई अल्टीट्यूड को हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होती हैं ताकि हम ये कम मात्रा की ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में कम है, उसी से ही हम अपने को सर्वाइव कर सके, उसे कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ओके, ये 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो मैं आपको, ऐसे तो बहुत से चेंजेस होते हैं, लेकिन वो जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं इसके बारे में आप डिस्कशन करूंगा। तो मेजर चेंजेस क्या होते हैं? देखिए, एक्लिमेटाइजेशन में पहला चेंज होता है हाइपर वेंटिलेशन या इंक्रीज इन दी पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको हम हाइपर वेंटिलेशन भी कहते हैं। इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है एक, तो पहली चीज़। फिर उसके बाद ये वेंटिलेशन इंक्रीज होता है जिसको हम हाइपर वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन का मीनिंग यानी कि माने क्या है? तो देखिए, नॉर्मली आपको जैसे पता होगा, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, ओके, नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट रहते हैं, यानी सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की एक जो साइकिल होती है, तो नॉर्मली वो अराउंड 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होती है, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। और उस नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम टाइडल वॉल्यूम यानी कि कितनी अमाउंट एयर लेते हैं, 500 ml हम जो है इंस्पिरेशन के दौरान लेते हैं और 500 हम एक्सपिरेशन के दौरान हवा को, एयर को वापस एटमॉस्फेयर में लंग्स के ज़रिए वापस एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब हाई ऑल्टीट्यूड में जब जाते हैं तो ये रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा और ये टाइडल वॉल्यूम यानी कि डेप्थ भी बढ़ जाएगा। तो अगर रेट और डेप्थ बढ़ गया, हम इसे कहेंगे हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। तो इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन या हाइपर वेंटिलेशन होगा। तो पहला चेंज क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कारण क्या है, हाइपर वेंटिलेशन कैसे होगा, ठीक है, कैसे सिग्नल मिलेगा आपके लंग्स को कि वो ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करें? तो ये हाइपर वेंटिलेशन तकरीबन इमीडिएटली जो है अराउंड 1.65 टाइम्स होगा, नॉर्मल से जो है तकरीबन 2 गुना या 1.5 गुना ज़्यादा होगा इमीडिएटली। फिर अगर कोई वहाँ पे 4 से 5 दिन स्टे करे या 1 हफ्ते तक स्टे करे तो वो 5 टाइम तक भी बढ़ जाएगा वेंटिलेशन। तो 5 टाइम तक बढ़ जाएगा, यानी कि नॉर्मली अगर हम 500 ml लेते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड पे हमारा रेट और डेप्थ इतना बढ़ जाएगा कि हम तकरीबन जो है 2.5 लीटर लेंगे, 2500 ml लेंगे और 2500 ml एयर एक्सपेल करेंगे। तो ये 5 टाइम्स भी तकरीबन बढ़ जाता है। ये ऐसी हमारे में अडॉप्टेशन हो जाती है ये हाइपर वेंटिलेशन की। तो इसका मैकेनिज्म क्या है और ये होता कैसा है? तो मैकेनिज्म पे आने के लिए फिर से हम इसी डायग्राम पे आते हैं। तो बेसिकली मैकेनिज्म क्या है? तो आपको ये नॉर्मल फिजियोलॉजी तो पता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसी तरह यहाँ पर भी कम हो जाएगा अल्वेलाई में, तो ब्लड में भी कम होगा। तो जब ब्लड में कम होगा तो ब्लड में कुछ सेंसर्स होते हैं जो कि लो ऑक्सीजन लेवल को या लो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन को या लो ऑक्सीजन कंटेंट को, यानी कि हाइपोक्सिएमिया यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल या मात्रा कम को, उसे कहते हैं हाइपोक्सिएमिया, ठीक है। अगर हाइपोक्सिएमिया हो गया तो वो डिटेक्ट करता है। तो वो डिटेक्ट जो करता है, जो सेंसर से, उसे कहते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ओके, उसे कहते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सो जो सेंस करता है, जो सेंसर्स हैं, उसे कहते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेजर ब्लड वेसल्स होता है वो तो आयोटा, असेंडिंग आयोटा, आर्क ऑफ द आयोटा एंड डिसेंडिंग आयोटा। आर्क ऑफ द आयोटा से काफ़ी ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक होता है, फिर उसमें जो है
सबक्लेवियन आर्टरी भी यहाँ से होती है। मैं अभी कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, डायरेक्टली इस पे आता हूँ। कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक होती है राइट एंड लेफ्ट। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है बाइफरकेट होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, ये राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में होता है। मैं एग्जैक्ट एनाटॉमी नहीं बता रहा हूँ, बस एक फंक्शनल एनाटॉमी ताकि हमें पता हो। तो इस जंक्शन में जहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है डिवाइड होती है, तो वहाँ पर एक सेंसर होता है, उसे कहते हैं कैरोटिड बॉडी। ओके, कैरोटिड बॉडी जो कि एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टार है। याद रखिए, कैरोटिड साइनस अलग है, कैरोटिड बॉडी अलग है। कैरोटिड साइनस यूजुअली बैरो रिसेप्टार्स होते हैं वहाँ पर, जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं। यहाँ पे कैरोटिड बॉडी जो है केमिकल चेंज को सेंस करते हैं ब्लड में। उसी तरह यहाँ आर्क ऑफ द आयोटा में एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं आयोर्टिक बॉडी। ठीक है, ये एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टार्स हैं। तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टार यानी कि बेसिकली सेंसर्स हैं जो ऑक्सीजन लेवल या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो डिटेक्ट करता है। मेनली ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है बॉडी में वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यूजुअली 60 मिलीमीटर के अगर कम हो जाए ऑक्सीजन की मात्रा, जो कि नॉर्मली 95 to 100 मिलीमीटर होती है ब्लड में, अगर कम हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो ये जो स्टिमुलेट होते हैं, ये स्टिमुलेट होने के बाद ये सेंसर जैसे ही यहाँ पे खून में ब्लड यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से ये सेंसर स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये सिग्नल पहुँचाते हैं आपके ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो जैसे आपको पता होगा ब्रेन में जो है रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, तो आपने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, हम किसी वीडियो में उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो टाइमिंग याद रखिए। तो जो ब्रेन है, फिर ब्रेन के बाद ब्रेन स्टेम है, तो ब्रेन स्टेम में होता है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू हो जाता है वो। सो ये जो ब्रेन स्टेम में यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होता है पॉन्स और मेडुला में। ठीक है, पॉन्स और मेडुला में जो है यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सेंटर्स नज़र आते हैं। तो पॉन्स में जो है नीमोटैक्सिक सेंटर और अपनियोस्टिक सेंटर नज़र आएंगे। ठीक है, और मेडुला में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेंट्रल एंड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, मेनली इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वेंट्रल में दोनों इंस्पिरेटरी या एक्सपिरेटरी दोनों रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स अवेलेबल होते हैं मेडुला में मेनली। ठीक है, तो ये मेडुला में जो भी ये न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन, इनका काम क्या है, ये जो है डिस्चार्ज करते हैं। ये जो डिस्चार्ज करते हैं इंस्पिरेटरी रैम्प के ज़रिए डिस्चार्ज करते हैं सिग्नल एक्शन पोटेंशियल से, और ये स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए नीचे जाएगा और यहाँ पे सर्वाइकल सेगमेंट C3, C4 और C5 में जाके यहाँ के एंटीरियर हॉर्न सेल से एक नर्व ओरिजिनेट होती है। वो नर्व है फ्रेनिक नर्व, जो कि यूजुअली डायफ्राम के मसल्स को यहाँ पर जो डायफ्राम का जो मसल होता है उसको इनर्वेट करता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी होते हैं या रिब्स होते हैं। तो रिब कीज के बीच में जो है कुछ मसल्स होते हैं जो कि इंटरकोस्टल्स मसल्स होते हैं। ठीक है, तो इन इंटरकोस्टल मसल्स को भी जो है सप्लाई पहुँचती है तकरीबन T1 से लेके T11 स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट है वहाँ से ओरिजिनेट होकर नर्व होती है इंटरकोस्टल नर्व्स के ज़रिए। सो इंटरनल इंटरकोस्टल नर्व्स जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करती हैं और वो इंस्पिरेशन का फेज यानी कि जो रेस्पिरेशन को जो डीप ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे स्टिमुलेट, तो ये जो हमारे कैरोटिड बॉडी है और आयोटिक बॉडी है, ये क्या करते हैं, ये सिग्नल पहुँचाते हैं इस रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को। ओके, डॉर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को, आयोटिक बॉडी भी। तो मेडुलरी सेंटर्स में रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कैसे पहुंचाते हैं, कैरोटिड जो बॉडी जो है वो पहुंचाती है 9th क्रेनियल नर्व से। ओके, कैरोटिड साइनस नर्व, और जो आयोटिक बॉडी है 10th क्रेनियल नर्व से। मैं बहुत रफ डायग्राम बता रहा हूँ, बस याद रखिए ये कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। ठीक है, तो 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स के ज़रिए जो है यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो यहाँ तक जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा, तो ये जब स्टिमुलेट करेगा, जो इन्फॉर्मेशन स्टिमुलेट करेगा लंग कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी से, स्टिमुलेट होने के बाद यहाँ से ये जो दूसरे नर्व से यानी कि फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व से इंस्पिरेशन का प्रोसेस ही होगा और डीप ब्रीदिंग होगी। तो ये एक मैकेनिज्म है हाइपर वेंटिलेशन के, ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टार से। ठीक है, सो सिर्फ एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टार्स के ज़रिए भी नहीं होता है, और एक मैकेनिज्म है सेंट्रल कीमो रिसेप्टार्स। सेंट्रल कीमो रिसेप्टार्स नॉर्मली जो है ब्रेन में ही होते हैं।
ठीक है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो सेंसर्स जो बाहर होते हैं उसको पेरिफेरल कहते हैं। सेंट्रल यानी कि ब्रेन के अंदर यानी मेडुला के जो रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स के पास भी एक स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंस करते हैं चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, मेनली H+। तो यूजुअली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। सो अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करके जब CSF में जाता है तो CSF में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलने के बाद ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये बनाने के लिए ये प्रोसेस होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस एक एंजाइम के ज़रिए। फिर ये जो है H+ आयोन और बाइकार्बोनेट में स्प्लिट हो जाता है। ये H+ आयोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटरी फैक्टर है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में बढ़ जाता है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मली H+ आयोन्स बनाकर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। तो ये दो फैक्टर्स है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, दोनों स्टिमुलेट हो जाते हैं और जो है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि डीप इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है हाइपर वेंटिलेशन का। क्यों 5 टाइम्स हो सकता है और कैसे हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। जब हम हाइपर वेंटिलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है ये हम, और साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी हम ज़्यादा एक्सेल करते हैं, यानी बॉडी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उतना हम पूरा एक्सेल भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल हो रहा है। बाहर एक्सपेल हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स अगर हम ये रिएक्शन को देखें तो इनडायरेक्टली हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है H+ को हम बाहर भेज रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है तो ये रिएक्शन के तहत H+ आयोन्स जो ज़्यादा यहाँ पे जमा होते हैं हम उसको ज़्यादा एक्सपेल कर रहे हैं, यानी कि हम एसिड को एक्सपेल कर रहे हैं। तो अब जब H+ आयोन्स एक्सपेल करते हैं ज़्यादा तो ये H+ आयोन्स जो है यहाँ पे CSF में कम होगा और यहाँ का स्टिमुलेशन कम होगा, यानी कि इनिबिशन होगा ज़्यादातर। तो इनिबिशन होगा तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स को ताकि हाइपरवेंटिलेशन हो, लेकिन ये H+ आयोन की कमी की वजह से थोड़ा इनहिबिशन भी होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अल्टीमेटली हाइपरवेंटिलेशन होता है। लेकिन ये जो एक्सपेल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम हो जाता है, तो ये कंडीशन को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस यानी कि pH ऑफ द ब्लड, अल्कलोसिस, pH ऑफ द ब्लड जो है कम हो बढ़ जाता है, यानी कि H+ आयोन्स गिर जाता है, इस वजह से pH बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली हम जो एक एसिड को एक्सपेल कर रहे हैं, H+ आयोन्स को कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए एक्सपेल कर रहे हैं, तो हमें pH बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किडनीज काम करते हैं, और किडनीज क्या करते हैं, किडनी जो है ये जो बाइकार्बोनेट आयोन्स को जो है यूरिन के ज़रिए इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन कर देते हैं और H+ को सेव करते हैं। तो जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन को सेव कर देंगे तो ये जो अल्कलोसिस होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस से फिर से pH जो है नॉर्मल लेवल पे आ गया। एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। तो जैसे ही ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा, बाइकार्बोनेट ज़्यादा एक्सपेल होगा और H+ सेव हो जाएगा, तो H+ आयन भी फिर से स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि ओवरऑल पेरिफेरल और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट करके पहला मैकेनिज्म हाइपर वेंटिलेशन होगा। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था और यहाँ पर मैंने डायग्राम भी कुछ पूरा मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो आप फिर से उसको प्लेबैक करके देखिएगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ एक तो हो गया हाइपर वेंटिलेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, इंक्रीज इन द RBC सेल काउंट, और जो है सेल काउंट बढ़ जाता है, और इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड। तो एक्लीमेटाइजेशन एक तो हाइपर वेंटिलेशन हो गया जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाए, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में कम है, तो कम होने की वजह से ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन हम उसको लेने के लिए हाइपर वेंटिलेशन होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है RBC का जो है सेल काउंट जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा। ये कैसे होगा, क्यों होगा? इंक्रीज इन RBC काउंट को हम जो है जनरली पॉलीसाइथेमिया भी कहते हैं। तो ये क्यों बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, तो इसका मैकेनिज्म है किडनीज में जो है एक सेंसर्स होते हैं, यूजुअली एक जनरल टॉपिक है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स या हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मोर स्पेसिफिकली। तो ये सेंस करके जो है स्टिमुलेट करते हैं सेल्स को, जो कि सीक्रेट करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन।
ओके ये एरिथ्रोपोइटिन मेनली किडनी में सिक्रीट होता है, ऑल्सो लीवर में भी सिक्रीट होता है, लेकिन मेन है किडनी में जो है जो नेफ्रॉन है उसके जो पास में जो ट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं उसके बीच में जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, तो वहाँ से मेनली ये सिक्रीट होता है एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन जो है बोन मैरो में जाकर आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा। तो तकरीबन क्या है, नॉर्मली हीमोग्लोबिन होता है 15 ग्राम होता है परसेंटेज पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, 15 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड होता है। तो ये जो है बढ़ के 20 ग्राम हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, आरबीसी काउंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरह ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा हिमाटोक्रिट बढ़ने की वजह से ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ओके, तो ओवरऑल ब्लड चेंजेस क्या होंगे, आरबीसी काउंट बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये एक सेकेंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म है पॉलीसाइथेमिया, जो कि एरिथ्रोपोइटिन होगा और हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर से होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज हम क्या देखते हैं एक्लिमेटाइजेशन में, जैसे कोई असेंड होता है तो बहुत है इंक्रीज इन द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन across the respiratory membrane, increase in diffusion capacity of oxygen। ओके, तो जनरली देखिए लंग्स हैं, तो फिर से मैं वो लाइन डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। लंग्स है, ठीक है, सो लंग्स में अल्वेलार पॉकेट से जस्ट एक वन अल्वेलार पॉकेट बता रहा हूँ आपको मैं। सो ये अल्वेलार पॉकेट से जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यूजुअली पल्मोनरी कैपिलरीज में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, हाँ, तो का ऑक्सीजन जो लेवल यहाँ से अंदर आता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से। जो नॉर्मल जो है डिफ्यूजन कैपेसिटी यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का होता है 21 ml, ओके, पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पर मिनट। तो ये नॉर्मल जो है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन की ये बढ़ जाती है हाई ऑल्टीट्यूड में। कैसे बढ़ती है, देखिए इसके मैकेनिज़म्स हैं। तो इसके दो मेन इंपॉर्टेंट वजह या मैकेनिज़्म है कि डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑक्सीजन की जो है, यानी ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो डिफ्यूज़ होता है ब्लड में, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, तो देखिए यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन की वजह से यहाँ पे जो अल्वेोलार एयर है तो ज़्यादा एयर आ रहा है। टाइडल वॉल्यूम में सिर्फ 500 ml आता था, लेकिन इसमें ज़्यादा ml पानी एयर आ रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा एयर आने की वजह से हाइपर वेंटिलेशन से इसका अल्वेोलार पॉकेट जो है बढ़ जाएंगे, यानी कि लंग्स का जो एरिया है, सरफेस एरिया अल्वेोलार पॉकेट्स जो है बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा इधर का। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ हो सकता है। और एक सेकेंड मैकेनिज़्म है यहाँ पे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो यहाँ पे भी जो है बिकॉज ऑफ दी हिमाटोक्रिट इंक्रीज़ होने की वजह से, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा ब्लड यहाँ पे आएगा। तो ज़्यादा ब्लड होने की वजह से ये भी ज़्यादा ब्लड होने की वजह से यहाँ पे कभी सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज भी बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया अल्वेओलाई का और या कैपिलरी का जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन कैपेसिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये था थर्ड इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म। और एक फोर्थ इंपॉर्टेंट चेंज क्या होता है, इंक्रीज इन द टिश्यू कैपिलैरिटी। इंक्रीज इन टिश्यू कैपिलैरिटी, या हम इसको कहेंगे एंजियोजेनेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। एंजियोजेनेसिस यानी कि नए ब्लड वेसल्स बनते हैं। ये जो है नॉन पल्मोनरी एरियाज में, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, मान लीजिए कोई सेल है, कोई भी सेल, मसल सेल है, लीवर सेल है, XYZ कोई भी सेल है, कोई भी सेल टिश्यू का सेल है। तो इसमें सेल्स के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस यूजुअली कैपिलरीज पे होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स पे होता है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ब्लड वेसल्स से कैपिलरी से जो सेल्स के अंदर जो है डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें हाई ऑल्टीट्यूड में जनरली ये मान लीजिए अगर एक कैपिलरी है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ कैपिलरीज ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज पैदा हो जाएंगे। इसको इसे कहते हैं इंक्रीज इन द टिश्यू कैपिलैरिटी या एंजियोजेनेसिस। ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज पैदा हो जाएंगे या बन जाएंगे या प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जो है इन टिश्यूज़ के ज़रिए, इन ज़्यादा कैपिलरीज के ज़रिए सेल्स को मिलेगा, यानी ऑक्सीजन
की मात्रा कम है ब्लड में तो ज़्यादा कैपिलरीज बन जाएंगे या नए नए ब्लड वेसल्स बन जाएंगे, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ज़्यादा ब्लड वेसल से सेल्स के अंदर जाएगा। ये एक मैकेनिज्म है। ये होते क्यों है, वजह क्या है? तो इसकी वजह भी वही है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है यहाँ पे जो एंडोथीलियल सेल्स में जो एक केमिकल रिलीज़ करता है, इसके ज़रिए जो है वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स। सो ये जो फैक्टर्स होते हैं VEGF वगैरह, ये नए ब्लड वेसल्स को प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोक्सिया से सेंस होता है और सेंस होने की वजह से कुछ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, DNA से mRNA बनता है और न्यूअर प्रोटीन से न्यूअर ब्लड वेसल्स का सिग्नल मिलता है और न्यूअर ब्लड वेसल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये रहा। फिर सेलुलर मैकेनिज़म्स भी होते हैं। सो सेलुलर मैकेनिज़म्स में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इंक्रीज इन दी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और इंक्रीज इन दी सेलुलर एंजाइम्स। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, सेलुलर एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल्स जो है एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है या सेलुलर एंजाइम ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है उसको एफिशिएंटली और ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पाएगा सेल्स। तो ये जो है चेंजेस देखते हैं एक्लिमेटाइजेशन में। तो चलिए रिवाइज करते हैं एक्लिमेटाइजेशन क्या है। एक्लिमेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे जो है बॉडी अडॉप्ट या एडजस्ट होती है हाई ऑल्टीट्यूड में। तो कुछ चेंजेस होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस बताए हैं। तो पहले क्या होता है, इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, रेट और डेप्थ दोनों बढ़ जाता है। इसका मैकेनिज्म है मेनली पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर से कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी जो है सेंस करते हैं लो ऑक्सीजन लेवल के ब्लड में। तो वो कैरोटिड साइनस नर्व जैसे 9th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व के ज़रिए जो ब्रेन के अंदर जो ब्रेन स्टेम में जो मेडुलरी सेंटर से उसको जाके स्टिमुलेट करते हैं, उससे हाइपर वेंटिलेशन होगा। और अदर मैकेनिज़म्स होंगे जो हमने डिटेल में डिस्कशन किए हैं। फिर उसके बाद RBC काउंट बढ़ जाता है और डिफ्यूजन कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज इन टिश्यू कैपिलैरिटी हो जाती है और इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एंजाइम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्लिमेटाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बाज़ लोग जो वहाँ पर परमानेंटली इनहैबिटेड है, यानी कि परमानेंटली वहीं पर रहते हैं, तो उन लोगों में क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, उन लोगों में क्या चेंजेस होती हैं जो परमानेंटली वहाँ पर अडॉप्ट हैं या वहाँ पर रहते हैं। तो यानी कि जो वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे बड़े हो गए, वहीं पे सेटल जो लोग हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, उनका जो है चेस्ट साइज़ बढ़ जाता है। नॉर्मल आदमी से चेस्ट साइज़ एज़ कम्पेयर टू दी बॉडी साइज़ के हिसाब से चेस्ट साइज़ बड़ा होता है, उसके बैरल शेप चेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइपर वेंटिलेशन वो होने की वजह से उनका नॉर्मली चेस्ट साइज़ ही बड़ा होता है। और एक उनका जो राइट साइड ऑफ दी हार्ट है, जैसे कि राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल, ये बहुत स्ट्रांग होता है ताकि वो लंग्स पे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है उसमें अच्छी तरीके से पंप कर सके ब्लड को। तो उस वजह से राइट साइड ऑफ दी हार्ट जो है अच्छी तरीके से ये होता है। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं हो सके तो एक्यूट मॉन्टेन सिकनेस और क्रोनिक मॉन्टेन सिकनेस होती है। तो अभी इस वीडियो में काफ़ी टाइम हो चुका है, हम एक्यूट एंड क्रोनिक मॉन्टेन सिकनेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों से और हमारा डॉक्टर्स कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। हम लगातार न्यू वीडियोस बनाएंगे पूरे सब्जेक्ट्स ऑफ MBBS के, फर्स्ट ईयर MBBS से लेके फाइनल ईयर तक पूरे सब्जेक्ट्स के हम वीडियोस बनाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।